जय हिंद एंड नमस्कार सभी को। आज हम रिवीजन करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर 3 वैदिक काल का। तो चलिए फटाफट से रिवीजन शुरू करते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इतिहासकारों द्वारा वैदिक काल के इतने लंबे समय काल को दर्शा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसीलिए इतिहासकारों ने इसको दो हिस्सों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी ना, वो एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक काल की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। इतिहासकार मैक्स मुलर के कथन के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ। इस समय का सबसे प्रिय पशु गाय है, जो समृद्धि का भी संकेत था। ऋग्वैदिक काल का पशुपालन मुख्य अर्थव्यवस्था थी और मुख्य फसल जौ थी। उत्तर वैदिक काल का मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक को पूजा जाता था और उपासना की जाती थी। इस समय तक यज्ञ, कर्मकांड, तंत्र मंत्र प्रचलित नहीं थे। ऋग्वेद और मवेस्ता में काफी समानताएं हैं। मवेस्ता ईरान का ग्रंथ है। 2022 में बीपीएससी में क्वेश्चन भी था कि मवेस्ता कहाँ की ग्रंथ है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। वैदिक काल के कुछ प्राचीन नदियां। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और इन सारे नदियों के आधुनिक नाम और प्राचीनतम नाम दोनों को पढ़ लो। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि या तो आपसे डायरेक्ट नदी का नाम देकर पूछेगा इसका प्राचीनतम नाम बता दो, या फिर ऋग्वेद काल से क्वेश्चन आएगा। वैदिक काल में यही दो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं 80% ऑफ द टाइम। अब आते हैं वेदों पर। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। गुप्त काल में ऋषि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया था। अब एक एक करके चारों वेदों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा मिलती है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को तो अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद में दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना माना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने की है। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना। इसमें 1875 मंत्र हैं, जिसमें से सिर्फ 104 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया। इसमें 6 अध्याय हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद की रचना महर्षि भरत मुनि ने की थी। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर्ण सा, रे, ग, म, प, ध, नी की चर्चा है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ है। यजुर्वेद। इसमें युद्ध एवं बलिदान की चर्चा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें 1975 सूक्त और 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद को विश्वामित्र ने लिखा था। अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण औषधि इत्यादि की चर्चा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें 730 सूक्त है और 20 खंड। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद की रचना विश्वकर्मा ने की थी। इसी के साथ हमारे वेद खत्म होते हैं। अब आते हैं पुराणों पे। पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और उनके पुत्र लोमहर्षा और उग्र श्रवा
ने इनका संकलन किया था। पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों की चर्चा मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे सिर्फ इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में भारतवर्ष का उल्लेख भी मिलता है। अब आते हैं उपनिषदों पे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही विशेष रूप से प्राचीन माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, जिसे मानक पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैत्री उपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यथार्थ त्रिमूर्ति की चर्चा है। जबला उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख किया गया। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के समय हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ हमने वैदिक काल के 85% फैक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण, इन सब से मिलाकर। अब एक बार देख लेते हैं वैदिक काल के देवता और वैदिक समाज, क्योंकि अक्सर इनमें से भी क्वेश्चन 1-2 बार आ जाता है। आई नो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है और शायद थोड़ी बोरिंग भी हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, बट एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। वैदिक काल के देवता। इंद्रदेव ये सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पुरंदर किन देवता को कहा जाता है? इंद्रदेव को। मारुत तूफान के देवता। वरुण वायु व आकाश के देवता। अश्विन चिकित्सक देवता। सोम जंगल के देवता। विष्णु संरक्षक एवं पालनकर्ता। अब आखिरी चीज वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को भी देख लेते हैं। कुल परिवार। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण जो पुजारी और शिक्षक थे। क्षत्रिय जो योद्धा और प्रशासक थे। वैश्य जो लोग किसान, व्यापारी और साहूकारी करते थे। शूद्र दस्तकार, मजदूर और सेवा कार्य करने वाले लोग। अब एक छोटी सी बात समझने वाली है कि ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से किस प्रकार अलग था। तो हम इस वैदिक समाज की व्यवस्थाओं में इस बात को देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधारित थी, जहां एक व्यक्ति कई पेशे अपना सकता था। उत्तर वैदिक काल तक यह व्यवस्था कठोर होती गई और जन्म के आधारित हो गई। जन्म के आधारित हो गई मतलब कि अगर कोई बंदा मजदूर के घर पैदा हो रहा है तो अब उसे शूद्र माना जाएगा। अब वो ऊंची जाति में नहीं आएगा, वो नीची जाति में रहेगा। वैदिक समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता था और कुछ महिलाओं को ऋषि का दर्जा भी प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में भारी गिरावट आई और उन्हें अध्ययन व राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से भी अनुवंचित किया गया। मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ जैसी गतिविधियां प्रचलित थी। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि के स्थान पर आधारित हो गई थी। कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसू यज्ञ। मैं आपको इन तीनों यज्ञ के बारे में बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट 1 लाइनर में एग्जामिनर पूछ लेता है। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा जाता वहां तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। जो व्यक्ति घोड़े को रोकता उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। वाजपेयी यज्ञ, राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने, सम्राट पद तक पहुंचने और राज्य में सद्भाव बनाए रखने के लिए किया जाता था। राजसू यज्ञ, राज्य अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। इसी के साथ वैदिक काल का ये फैक्ट बेस वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।